कोशिश की। अब इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं कि ख्याली प्लाटों का अगर ब्लॉकचेन में हम इंदराज करें तो देखें, एक शख्स एक अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है और ये ख्याल जहन में लाता है कि काश इसकी कोई बड़ी हाउसिंग सोसाइटी होती और इसके प्लाटों को बेचकर वो पैसे कमाता। अब वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, ख्याल आया है। अब इसने सोचा कि कराची के सुपर हाईवे पर इसने ज़मीन खरीद ली। फिर ख्याली तौर पर इसने इब्तदाई सरमाया करके इसने बिजली, गैस, सड़कें और दीगर अवामी सहूलियात एकजा कर ली। फिर इसने ख्याली तौर पर उस सोसाइटी की ज़मीन पे 100 गज़ के 50, 200 गज़ के 50 और 1000 गज़ के 20 प्लाट बनाए। फिर ख्याली तौर पे ही उसने उन नंबरों के जो प्लॉट नंबर है वो भी एलोकेट कर दिए, A1 से A50, B1 से B50 और C1 से C20 अपने जहन में फ़र्जी तौर पे। अभी हकीकत में कोई वजूद नहीं है, ना वो ज़मीन है, ना वो हाउसिंग सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी बैठे बैठे ये जहन में ख्याल लेके आ रहा है। फिर ये क्या करता है, इस ख्याली प्लॉटों के नंबरों को एक ब्लॉकचेन नेटवर्क शुरू करता है और उसके अंदर अपने नामों के आगे इंदराज कर देता है। और फिर लोगों से कहता है कि आइए इन प्लाटों को खरीदिए। और 100 गज़ के हर प्लाट की कीमत 10 लाख रुपए, 200 गज़ के प्लाट की कीमत 20 लाख रुपए और 1000 गज़ के प्लाट की कीमत 50 लाख रुपए वो रख देता है। और फिर वेबसाइट और इश्तहारात के जरिए से फर्जी सोसाइटी की मशहूरी करवाई जाती है। शुरू में तो कोई भी इन प्लाटों की कीमत को कोई तस्लीम नहीं करता, मगर फिर ये अपनी इसकी लॉबी बड़ी मजबूत होती है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा करता है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये बावर कराता है कि भाई वाकई ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, ये प्लॉट एग्जिस्ट करते हैं। और जो है ना लोग जो है ना इसको तस्लीम करना शुरू कर देते हैं और लोग जो है ना फिर इन प्लॉटों को ख़रीदना शुरू करते हैं। और जो जो ख़रीदता है वो असली पैसा देता है और ये ब्लॉकचेन में उसका इंदराज कर देता है। और फिर लोग आगे एक से दूसरा, दूसरा तीसरा उसको बेच रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। इस तरीके से इन प्लॉटों की कीमत मसनूई तौर पे आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आप इन्हीं प्लॉटों को खरीदने में से एक बंदा सोचता है कि यार चलो मैं अपने खरीदे गए प्लॉट पर तामीर शुरू करता हूँ और अपनी फैमिली को इस नई हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट करता हूँ। तो उस पर यह उगदा खुलता है कि असल में तो प्लॉट सिरे से मौजूद ही नहीं है। जब मजीद तहकीक करता है तो पता चलता है कि एक फर्जी हाउसिंग सोसाइटी का ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, फर्जी नंबर अलॉट किए गए, मसनूई तौर पर इसमें कीमत पैदा की गई और फिर खरीदो फरोख्त का ट्रांजेक्शन का इंदराज जो है ना ब्लॉकचेन के अंदर किया गया। तो आप ही बताइए, क्या ये फ्रॉड नहीं है? आपको ये दलील देने वाला ये कहे कि देखिए ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं ब्लॉकचेन के अंदर, ये आपने पहले ये प्लॉट नंबर C1 इस बंदे की मलकियत में था, फिर ये ट्रांजैक्शन हुई, लोगों ने इसको ट्रांजैक्शन को वैलिडेट भी किया, इतनी पैसों की मुंतकली भी हुई और खाते में अब जैद से बकर के नाम जो है ना ये प्लॉट मुंतकिल हो गया। तो क्या आप तस्लीम करेंगे? नहीं। अगर आपको कोई ये दलील दे के देखें भाई पूरा का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है खाते के अंदर कि पहला प्लॉट किसकी मलकियत था, फिर दूसरे में किसकी मलकियत हुआ, फिर किसकी मलकियत हुआ, फिर प्राइस उसकी कीमत कैसे बढ़ी, तो कोई इस दलील को भी नहीं मानेगा। तो कोई ये दलील लेके देखें देखें भाई प्लॉटों का इंदराज मौजूद है, उसका नक्शा भी मौजूद है और डिजिटल शक्ल में तो मौजूद है ना, और लोग उसको मान भी रहे हैं, तो क्या आप उसको दलील को मानेंगे? देखिए ये सारी चीज़ें कोई ऐसा करता है पाकिस्तान के अंदर तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो प्लॉट सिरे से मौजूद ही नहीं है। बस यही काम तकरीबन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी किया गया। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर और इन प्लॉटों के अंदर फ़र्क ये है कि बिटकॉइन प्लॉटों के अंदर तो आप हकीकी तौर पर प्लॉट को देखना चाहते हैं, बिटकॉइन के अंदर वो पहले से कह रहे हैं कि भाई ये डिजिटल करेंसी होगी। फिर उसके अंदर आर्टिफिशियली तौर पे वो वैल्यू क्रिएट करते हैं और मसनूई तौर पे क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसको मैनिपुलेट करके उसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा अपलोड करते हैं। तो बेसिकली ये इकोनॉमीज़ पे, दुनिया की इकोनॉमीज़ पे एक कब्ज़ा करने की एक आलमी साजिश है जो कि ये लोग करते हैं। इसके लिए सरमाया की ज़रूरत है। तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप मशहूर शख्सियत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का कोई मशहूर क्रिकेटर है तो अगर वो अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करे, प्रोजेक्ट लॉन्च करे, उसको पाकिस्तान में रजिस्टर ना कराए बल्कि ईस्टर्न यूरोप में, एस्टोनिया में या किसी दूसरे मुल्क अमेरिका में लॉन्च कर दे और फिर लोगों से कहे, लोगों को जो है ना बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सियासतदान हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, फ़ौजी हैं, उनको वो मुफ्त में अपनी करेंसी ट्रांसफ़र करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू क्रिएट करे, फिर किसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से उसको मोबाइल फ़ोन कंपनी के साथ उसको अटैच कर दे और उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करे और किसी आलिमों के साथ भी उनसे भी ताल्लुक़ कायम कर ले और उसको पहले एतमाद बढ़ाए और फिर जो है ना उसके ज़रिए से पैसा कमाए और फिर पैसा कमाने के बाद वो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दे। तो यही सारा जो निज़ाम है ना ये पूरी दुनिया में चल रहा है और इसमें ICOs, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स की जाती हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए अमेरिका वगैरह के अंदर और लाखों करोड़ों के पैसे लेके लोग भाग गए। बिटकॉइन को अभी इन्होंने इस बात से ख़त्म नहीं किया या इथेरियम इस तरह को, क्योंकि ये निज़ाम को आगे चलाना चाहते हैं, एक मुस्तकिल निज़ाम इनको मिल गया है और बीच बीच में झटके देते हैं।
मगर दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो नाकाम भी हो गए। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज वजूद में आ चुकी हैं। तो ये बेकायदा एक इंस्ट्रूमेंट है, एडवांस टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके ज़रिए से पैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, शुरू में फिर सवाल ये पैदा होता है कि बिटकॉइन इतनी मशहूर कैसे हुई, शुरू में इस्तेमाल कहाँ हुआ। तो बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले गैम्बलिंग की वेबसाइट के ज़रिए से बिटकॉइन को आवाम में मशहूर किया गया। ये एक वेबसाइट है, ये सतोशी डाइस के नाम से है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि लोग जो हैं वो उनका इंटरेस्ट नहीं था कि हम क्यों बिटकॉइन लें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ये वेबसाइट बनाई। अब इसमें आप ऊपर चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लायर्स हैं, 3x का मल्टीप्लायर है, 10x का मल्टीप्लायर है, 1000x का मल्टीप्लायर है। फिर उन्होंने क्या किया कि आपने इसमें शर्त लगानी है, फला एड्रेस है, अगर आप एक बिटकॉइन लेके, यानी पहले आप बिटकॉइन खरीदेंगे, ठीक है, एक्सचेंज से आपने $1 का खरीद लिया, $1 आपके लग गए। अब आप कहेंगे कि अगर आप उसको शर्त लगाएं, बेट लगाएं, जुआ खेलें, तो 3x वाले एड्रेस पे भेजें। अगर आप उसमें कामयाब हो गए तो आपको एक के बजाय 3 मिल जाएंगे बिटकॉइन, और अगर आप हार गए तो आपका एक बिटकॉइन चला जाएगा। अगर आप 1000 बनाना चाहते हैं एक बिटकॉइन के जरिए से 1000, तो फिर 1000x वाले मल्टीप्लायर के एड्रेस पे आप भेजें। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि शुरू में तो ब्लॉकचेन के अंदर, बिटकॉइन ब्लॉकचेन के अंदर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही, वो सिर्फ 64 लोग हैं जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। फिर चूँकि उन्होंने आवाम में मशहूरी लेके आनी है और लोगों का सरमाया को अट्रैक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं कि एक दिन के अंदर तकरीबन 62,000 ट्रांजेक्शन तक पहुंच गई। लोगों ने इसके जरिए से जुआ खेला, पैसे बनाए, बहुत सारे लोगों के पैसे लॉस भी हुए, मगर आवाम में इसकी मशहूरी इस सतोशी डाइस एप्लीकेशन की मदद से की गई। और ये ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और जो एड्रेसेस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, आप उनको लेजर में जाके चेक कर सकते हैं। यानी ये ख्याली बात नहीं है, आप वो एड्रेसेस निकालें और वो ट्रांजेक्शन्स देखें, वो आपको लेजर में सारी मिल जाएंगी। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिटकॉइन दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या दूसरी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की तरह है? हरगिज़ नहीं। देखिए, सॉफ्टवेयर्स की अपनी एक कदर होती है, एक वैल्यू होती है, उसका एक इस्तेमाल होता है। जैसे एडोबी के सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर है, कोई और सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनसे कोई फ़ायदा हासिल किया जाता है। कोई कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर से आप मैसेजेस देते हैं, मगर ये तो बिटकॉइन जो है वो कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है, वो तो सिर्फ फर्जी नंबरों का खाते में इंदराज है। आप उसमें बिटकॉइन के अलावा आप जो है ना प्लॉट्स का इंदराज कर दें, फर्जी प्लॉटों का, आप फर्जी गाड़ियों का इंदराज कर दें, तो क्या वो हकीकत में मौजूद होंगी? तो बस यही है कि बिटकॉइन ज़ाती तौर पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। मैं बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको कंफर्म कर रहा हूँ, और दुनिया के कंप्यूटर साइंटिस्ट इसको ऐसे ही कहते हैं। और जिनको कंप्यूटर साइंस का इल्म नहीं है, तो वो इस कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, या उनके कुछ और मकासद होंगे जिसकी वजह से वो साबित करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, मगर टेक्निकली तौर पे ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ब्लॉकचेन इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मगर उसमें जो आप इंदराज कर रहे हैं, अगर वो हकीकी अशिया का इंदराज नहीं है तो उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। अगर वो फर्जी चीज़ों का इंदराज है तो फिर तो वो फर्जी चीज़ें ही होंगी। तो ये इसका खुलासा हुआ। अच्छा, अब हम बिटकॉइन की माइनिंग के अमल की तरफ आते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग का अमल क्या होता है। इसको मैं थोड़ा जल्दी से करता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो माइनिंग का अमल क्या होता है कि जिसके मदद से आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन की तौसीक करते हैं। आप माइनर ब्लॉक को इकट्ठा करते हैं, फिर एक क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करते हैं। जो उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेगा, उसको बतौर नाम नई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन दे दी जाएगी। इस तरीके से नए बिटकॉइन तख्लीक होते हैं। ये नए बिटकॉइन सर्कुलेशन के अंदर आते हैं। कागजी करेंसी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने नई करेंसी, कागजी नोट छापे। बिटकॉइन के अंदर आप माइनिंग करने के बाद ये कह सकते हैं कि नए बिटकॉइन सर्कुलेशन के अंदर आए। जो माइनिंग होता है, माइनिंग रिवॉर्ड, वो दो तरह का होता है। उसमें ब्लॉक रिवॉर्ड होता है, ट्रांजेक्शन फीस होती है। ब्लॉक रिवॉर्ड तो ये होता है कि जब आपने ब्लॉक को माइन किया तो 50 बिटकॉइन सबसे पहले मिलते थे, अभी 6.25 के करीब, और हर 4 साल बाद ये कम माइनिंग रिवॉर्ड होता चला जाएगा, आधा होता चला जाएगा। और ट्रांजेक्शन फीस ये होती है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने इकट्ठी की उस ब्लॉक के अंदर, उसमें हर ट्रांजेक्शन की एक फीस होती है, तो वो सारी फीस भी आपको बतौर इनाम की मिल रही होती है। तो माइनिंग के अमल के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। तो आप देखेंगे अगर कोई बंदा माइनिंग करता है तो उसको तकरीबन 60-70 लाख रुपए पाकिस्तानी मिलेंगे एक माइनिंग के अमल से। और कोई अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकता है, लैपटॉप से भी कर सकता है, मगर उसके अंदर जो कामयाबी का जो तनासुब है वो खरबों एहतमालात में से एक एहतमाल है। लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, इंटरनेट पे बहुत सारे माइनिंग पूल मौजूद हैं, उसका हिस्सा बना देते हैं। और फिर वो जो माइनिंग पूल्स हैं, वो तमाम कंप्यूटर्स, पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर को मिलके उस क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करते हैं, हिसाब को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब उसको इनाम मिलता है बिटकॉइन, तो फिर वो
तमाम लोगों के अंदर तकसीम कर देते हैं। तो इस तरीके से माइनिंग के अमल के अंदर ये मुनाफा दिया जाता है। अच्छा, माइनिंग क्रिप्टो करेंसी की जो बुनियाद होती है वो हैशिंग है। हैशिंग को इस तरह से समझ लें कि एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होता है। इसका मकसद ये होता है कि कोई भी आप इसको इनपुट दें तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू आउटपुट आपको देता है। यानी आप इसमें एक लफ्ज़ दें या पूरी लाइब्रेरी दे दें, वो आपको हमेशा एक फिक्स आउटपुट ही देगा। और इसका मतलब ये होता है, क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग का मकसद ये होता है कि आप इंटेग्रिटी यानी सालमियत को चेक करें कि आपके डाटा के अंदर कोई तब्दीली तो नहीं हो गई। इसको मिसाल से समझ लेते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि मिसाल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर देता हूँ कि इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो SHA-256 और दूसरे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं। और ये एल्गोरिथम्स कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाते हैं बेसिकली, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं। ख़ास तौर पे पीएचडी के बाद या पीएचडी करने के बाद उनके अंदर ये सलाहियत आती है और बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उनके अंदर। ये जो शाह के एल्गोरिथम्स हैं ये इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका ने बनाया है और निस्ट ने इसको स्टैंडर्ड बनाया है। अच्छा, अब ये काम कैसे करते हैं देखें। ये मिसाल के तौर पे मैंने फॉक्स यानी लोमड़ी का वर्ड एक लिखा और क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन इस पर अप्लाई किया, तो ये जो मुझे डाइजेस्ट मिलेगा यानी जो आउटपुट मिलेगी वो ये हेक्साडेसिमल नंबर मुझे मिलेगा 32 बिट का। अब अगर मैं ये नीचे मिसाल देखें जो मैंने ग्रीन बॉक्स से बनाई हुई है, इसमें मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, द रेड फॉक्स जंप्स ओवर द ब्लू डॉग। इस पर क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन लगाता हूँ तो मुझे ये हैश फंक्शन मिलेगा। अगर मैं इसमें ओवर की जगह वी की जगह यू चेंज कर दूँ तो पूरा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन चेंज हो जाएगा, आउटपुट चेंज हो जाएगी। कोई भी डॉट भी चेंज करूँगा तो ये क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी। इसकी मदद से अगर मेरे पास ये आउटपुट मौजूद हो और तो मैं मालूम कर सकता हूँ कि इसके अंदर कोई चेंजेस हुई है कि नहीं हुई। तो ये इस तरीके से हम किसी भी डाटा की इंटीग्रिटी को चेक करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये बहुत ज़्यादा यानी सिक्योर है अभी तक तो फ़िलहाल, और इसमें इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन है ज़ीरो के, ये मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ कि ये कैसे काम करती है। मिसाल के तौर पे ये हेलो है, हेलो का वर्ड लिया तो मैं ये क्रिप्टो ये हेक्साडेसिमल नंबर आएगा 32 बिट का। तो इसको जो है ना, इसके अंदर जो आम लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर साइंस नहीं आती, वो इस हेक्साडेसिमल नंबर से FADB इतने बड़े नंबर को देख के घबरा जाते हैं, हालांकि सिर्फ हेक्साडेसिमल है। तो कोई अगर क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की आउटपुट जब बताता है बिटकॉइन के अंदर, तो वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि भाई ये देखो ये बिटकॉइन ट्रांसफर हो गया, हालांकि ये बिटकॉइन नहीं होते, ये तो हैश फंक्शन है। और हैश फंक्शन को ही यूज़ करते हैं हम पब्लिक प्राइवेट की के अंदर। यानी अगर आप अपने बैंक को एक्सेस करते हैं तो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाता है। वो यूज़र नेम क्या होता है, छोटा सा आप नाम लग देते हैं और पासवर्ड 5-6 डिजिट का आप रख लेते हैं। मगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम यूज़र नेम पासवर्ड नहीं रखते। यूज़र नेम की जगह हम पब्लिक की रखते हैं और पासवर्ड की जगह हम प्राइवेट की रखते हैं, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर होती है। तो जब आप कोई पैसा बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं तो इन एड्रेसेस पे कर रहे होते हैं, और इन एड्रेसेस पे जो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इन नंबरों को देख के जो है ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये देखो बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो गए, और ये असल में उनको नॉलेज नहीं होती। अब ये हेलो के अंदर मैंने देखें एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन चेंज किया, ये पूरा हैश की जो आउटपुट है ये चेंज हो गई। तो अगर कोई बंदा आपको ये हैश वैल्यू आउटपुट दे और ये हेलो दे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि वाकई क्योंकि जब आप हेलो पे हैश फंक्शन आउटपुट लगाएंगे तो यही नंबर वापस आना चाहिए। अगर ये नंबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि डाटा में रद्द-बदल किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। तो ये 256 बिट की हैश वैल्यू है जो कि SHA-256 एल्गोरिथम की मदद से जनरेट की जाती है। अब ये जो 32 बिट्स हैं 8 बिट कैरेक्टर्स के 256 के, ये इतने ज़्यादा इसके अंदर एहतमालात हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो इसको जो है ना क्रैक करना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। हमारे पास जो है ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारे पब्लिक प्राइवेट कीज़ के अंदर यूज़ होता है, हमारे पास मर्कल ट्री होती है, ट्रांजेक्शन्स के अंदर यूज़ होता है। तो हर जगह इसका इस्तेमाल होता है ताकि आपके पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क को सिक्योर बनाया जाए। मैं और ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि इसके लिए जो ऑडियंस है उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा क्विकली मैं इसको आगे स्किप करके बता रहा हूँ। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो हम कहते हैं ना कि क्रिप्टोग्राफिक पजल आपको सॉल्व करना है, तो इसके अंदर एक नंबर होता है, वो आपको ढूंढना होता है। जो बंदा उस नंबर को ढूंढ लेगा और नंबर को ढूंढने के बाद वो हैश फंक्शन पे लगाएगा, उसको वही आउटपुट आएगी जो कि बिटकॉइन के अंदर लिखी हुई है, तो वो कहलाएगा कि भाई उसने इस नंबर को ढूंढ निकाला और वो जीत गया। क्रिप्टोग्राफिक पजल को उसने पहले हल कर लिया और उसको जो है ना जो है
माइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा। इसको समझ लेते हैं। इसको समझ इस तरह से लेते हैं। सबसे पहले तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये माइनिंग का अमल है, इसमें बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। माइनिंग के अमल के लिए आप कंप्यूटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप को भी, मोबाइल फ़ोन को भी, मगर जैसे मैंने बताया कि खरबों एहतमालात में से एक एहतमाल है कि आप वो जीतें। तो लोग क्या करते हैं कि माइनिंग मशीन्स ले लेते हैं। ये डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जो कि माइनिंग का काम करते हैं। वो उस क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करने का काम करते हैं। उसके अंदर आप ये देख लें, ये माइनिंग मशीन है, ये तकरीबन 12 लाख 13 लाख रुपए की मिलती है। लोग इस तरह का पूरा कंटेनर ले लेते हैं जो कि 2-2.5 करोड़ रुपए का मिलता है, और ये कंटेनर लेके उसको जो है ना लगा देते हैं माइनिंग के अमल में। वो नंबर ढूंढता रहता है और इससे बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। अब बिजली कितनी खर्च होती है, ये अमेरिका का यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का जज बिजनेस स्कूल है जो उसको मॉनिटर करता है, पूरी दुनिया में जितनी भी बिजली खर्च हो रही है उसको। और उससे जो पता चलता है हमें कि बिटकॉइन जो पूरी सालाना बिजली खर्च कर रहा है वो अर्जेंटीना, नेदरलैंड, पाकिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात, इससे ज़्यादा तकरीबन कम बेश इतनी ही बिजली सालाना वो खर्च करता है। तो ये एक फजूल काम के अंदर बिजली खर्च हो रही है। साइंसदान कहते हैं, माइनिंग कहते हैं कि यार आप कोई इंडस्ट्री चलाओ, आप कोई और काम करो, तो बात समझ में आती है ना। मगर ये एक फजूल, तो इस बात से बहुत ज़्यादा कंसर्न है और इस पर रेगुलर कानून भी बन रहे हैं कि इसको रोका जाए माइनिंग के अमल को। तो क्रिप्टोग्राफिक को एक माइनिंग के अमल को एक आसान मिसाल से समझते हैं कि होता क्या है। देखिए हमारे पास एक तिजोरी है, इस पे 3 नंबरों का ताला है, ठीक है, और हर नंबर 0, 1, 2 से लेकर 9 तक जा सकता है। तो अब अगर हमने इस ताले को खोलने के लिए 3 नंबर मखसूस किए, यानी 4, 6, 7, तो कोई भी इस ताले इस तिजोरी को नहीं खोल सकता जब तक कोई नंबरों का ना लिखे, ठीक है। तो ये 3 नंबरों का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें कितने एहतमालात हो सकते हैं, कितने मुमकिन हो सकते हैं, 1000, 10⁻³ तो हो सकता है कि अगर कोई बंदा गैस करे तो उसका पहला गैस ही 4, 6, 7 हो और ताला खोल ले, और हो सकता है वो मल्टीपल गैसेस करे मगर ना हो। अगर हमने इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है तो हमें 10⁻³ 1000 पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हम कोशिश करेंगे तो एक कोशिश के जरिए से वो ताला खुल जाएगा। बस यही क्रिप्टोग्राफिक पजल या माइनिंग की हकीकत है कि इसके अंदर आपको एक नंबर दे दिया जाता है और आपको कहता है कि एक नंबर आपको ढूंढना होता है और आपको कहा जाता है कि आप इसको इक्विवेलेंट हैश वैल्यू को ढूंढ निकालें। अगर आप इसको ढूंढ निकालते हैं तो आप माइनिंग के अंदर जो है ना कामयाब हो जाते हैं। अब इसको ढूंढने के लिए लोग अपनी कंप्यूटर को लगाते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर 3 नंबर लगाए तो 1000 एहतमालात हैं, तो थोड़ी देर में 10-15 मिनट के अंदर वो 000 001 002 करके ताले को खोल सकता है। और अगर यही चीज़ आप कंप्यूटर की मदद से करें तो सेकंड भी नहीं लगेंगे। मगर आप फर्ज करें कि आप तिजोरी पे ताला जो है ना वो 12 नंबरों वाला है, तो 10⁻12, तो आपको इतने ज़्यादा 1 के बाद आगे 1000, यानी इतने ज़्यादा जीरोस, 12 जीरोस पॉसिबिलिटीज़ लगानी पड़ेंगी तिजोरी को खोलने के लिए। और अगर आप मैनुअली करेंगे तो आपको कई महीने या साल भी लग सकते हैं, और आप यही काम कंप्यूटर से लेंगे तो हो सकता है घंटे ले ले। बस माइनिंग के अंदर भी यही होता है कि आपको वो नंबर ढूंढना है, नॉन्स, और उसके लिए आपका कंप्यूटर उस नंबर को ढूंढता है, एक ट्राई करता है, हैश वैल्यू लगाता है, चेक करता है हैश वैल्यू बराबर है कि नहीं है, यही करता रहता है तिजोरी की तरफ से। और यही क्रिप्टोग्राफिक पजल की हकीकत है। अब ये मिसाल ले लें, ये तिजोरी है। अब मिसाल के तौर पे हमने तिजोरी को खोलना है तो इस पर जो कॉम्बिनेशन है वो 000 है। तो कोई बंदा 000 जो है ना लगाएगा पहली मरतबा, तो 0 लगाते ही ये तिजोरी का दरवाज़ा खुल जाएगा। मगर अगर किसी ने तिजोरी का जो खोलने का जो वो रखा है ताले का, वो 001 लगाया है, तो पहले वो क्या, अगर सिस्टमेटिकली वो चले, पहले 000 इस्तेमाल करेगा, फिर 001 आएगा, तो 001 पे वो ये ताला ये खुलेगा। तो इस तरह से कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 10⁻³ यानी 1000 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी मदद से इस तिजोरी को खोल सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे वो एहतमालात लिख दिए। अब ये वो एहतमालात हैं जिसमें अगर 2 नंबर हैं, तिजोरी में 2 नंबर हैं, तो 2 के लिए कितने एहतमालात लगेंगे हमें, 100। पहला एहतमाल क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी, फिर 00 ट्राई करे वो, फिर 01 ट्राई करे, फिर 09 ट्राई करे, फिर 10 ट्राई करे, फिर 19 तक जाए। इस तरह से ये 100 के करीब कॉम्बिनेशन है। अब आप कोई भी नंबर इसमें चूज करके रख दें, मगर अगर आपने सिस्टमेटिकली उसको सॉल्व करना है तो आपको ये 100 ट्राई करने होंगे, इनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। बस क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के अंदर भी आपको इसी तरह का नंबर ढूंढना होता है जो कि हैश के बराबर आउटपुट के इक्विवेलेंट हो। अगर वो इक्विवेलेंट है तो आप जीत गए। और फिर इसको और वो दिन ब दिन उसको मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर मोर पावरफुल आते रहते हैं। अब अगर 1000 3 नंबर वाला ताला है
तो आपको 1000 एहतमालात ट्राई करने होंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इमेजिन करें अगर आपका 5 नंबर वाला ताला है तो आपको यानी 10⁵ ऑप्शन ट्राई करने होंगे। अब अगर मिसाल के तौर पे आपकी तिजोरी पर 32 नंबर वाला ताला है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने एहतमालात होंगे, कितना वक्त दरकार होगा, कितनी ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी ये बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा इस तिजोरी को खोलने के अंदर। बस यही हकीकत है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो आपको ये तासुर देने की कोशिश करते हैं जिन लोगों को कंप्यूटर साइंस नहीं आती, और हज़रत मुफ्ती इकराम को, उलमा इकराम को ये तासुर देते हैं कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आ सकती। और उनका मकसद ये होता है कि वो जो है ना, उनको खुद भी समझ में नहीं आती बात लोगों को, तो इस बात से जो है ना वो ये गलत तासुर देते हैं। बल्कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की हकीकत ये है कि आपने एक नंबर दरियाफ्त करना है, ये उसका खुलासा हो गया। अच्छा, अब बिटकॉइन को मुंतकिल कैसे किया जाता है? देखिए, बिटकॉइन को मुंतकिल करने से पहले आप सबसे पहले बिटकॉइन को खरीदेंगे तो आप मार्केट प्लेस से खरीदेंगे, जैसे क्रिप्टो करेंसी आम नॉर्मल करेंसी के एक्सचेंजेस होते हैं। आप वहाँ से जाके डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, जैसे कॉइन बेस है, बाइनेंस है, बिटफाइनेंस है, ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं। वहाँ से जाके आप अपनी पाकिस्तानी रुपए या डॉलर या यूरो के ज़रिए से आप देंगे और बिटकॉइन का अमाउंट ले लेंगे या किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट ले लेंगे। फिर आपके पास ये वॉलेट्स होने चाहिए। जैसे इन वॉलेट्स का मतलब ये होता है कि ये मुख्तलिफ कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। जैसे आप बैंकिंग के अंदर आप अगर मोबाइल ऐप होती है या वेबसाइट होती है, उसके अंदर आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, अपने अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं। इस तरह बिटकॉइन को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप ये वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बैंक के अंदर हमारा बैंक होता है, ब्लॉकचेन के अंदर हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है। बैंक के अंदर हमारे पास अकाउंट नंबर होता है, जबकि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारे पब्लिक की होती है, जिसको वॉलेट एड्रेस भी कहते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर हम कह सकते हैं ये क्रिप्टो वॉलेट है, और जो हमारे पास पासवर्ड है उसको हम प्राइवेट की कह सकते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का सॉफ्टवेयर होता है बुनियादी तौर पे, वो आपकी पब्लिक और प्राइवेट की को स्टोर करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप जब वॉलेट अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बिटकॉइन आपके पास इंस्टॉल नहीं होते। आप असल में प्राइवेट की को, पब्लिक प्राइवेट की को सेव कर रहे होते हैं, प्राइवेट की को, ताकि आप अपने कॉइन को, अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकें बिटकॉइन लेजर पे। ये ऐसा ही है जैसे आपका बैंक अकाउंट का जो पासवर्ड है आप उसको सेव करके रखते हैं, अगर वो किसी को पता चल जाए तो वो आपके अकाउंट में पैसों का मालिक हो गया। यही हाल जो है ना आपके बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर है कि प्राइवेट की आपका पासवर्ड है, अगर वो किसी के पास चली गई तो आपके अकाउंट को वो एक्सेस कर लेगा और जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जब आप वॉलेट अपने पास इंस्टॉल करते हैं तो बिटकॉइन आपके पास इंस्टॉल नहीं होते ना, बिटकॉइन उसकी मदद से आप ट्रांसफ़र एक्चुअली कर रहे होते हैं। एक्चुअली तो आप अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं और ट्रांजेक्शन में अपडेट करते हैं। ट्रांजेक्शन में अपडेट करते हैं तो पूरे नेटवर्क के अंदर वो ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट हो जाती है, और फिर उसकी मदद से जो है ना लेजर की स्टेट अपडेट हो जाती है। मैं जल्दी से इसको ख़त्म करता हूँ। ट्रांजेक्शन काम कैसे करती है? बेसिकली आप ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं, ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया जाता है, और फिर माइनिंग पूल के अंदर वो जमा हो जाती हैं। फिर जो है ना माइनर उनको इकट्ठा करते हैं, और वो जो क्रिप्टोग्राफिक पजल मैंने आपको बताया, माइनर उस नंबर को ढूंढते हैं, जो पैसा से पहले उस नंबर को ढूंढ लेगा वो माइनिंग का हकदार, माइनिंग के जीतने का हकदार कहलाता है, और फिर इस तरीके से ब्लॉक ऐड हो जाता है। तो ये पूरा माइनिंग के अमल का खुलासा था। इसको मैं थोड़ा सा आगे स्किप कर देता हूँ क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, और फिर मैं आपको तहकीकात का खुलासा बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर कि आलमी साइंसदान और माशी माइनिंग क्रिप्टो करेंसी की तहकीक का खुलासा क्या कहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि क्रिप्टो करेंसी करेंसी नहीं है, यह पूरी दुनिया के आलमी माशी माइनिंग के नज़दीक, और ये मैंने हवाला भी दे दिया है। ना ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, ना इसको यूनिट ऑफ अकाउंट, ना स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे। इस तरीके से साइंटिस्ट ने साबित किया है कि ये ज़्यादातर जो है ना सिर्फ 2 से 5% लोग इसको किसी चीज़ की खरीदारी, अशिया की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि 95% लोग इसको सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दुनिया भर के बैंक्स और हुकूमतें मना करती हैं ये क्रिप्टो असासे जो है इंतहाई रिस्की और सट्टेबाजी यानी कयास आराई पर मबनी है, और ये सरमायाकारी या अदायगी के लिए मौजूद नहीं है। और ये एक साइंसी तहकीक है जो मैंने बता दी कि किस तरीके से जो है ना मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर दौलत की तकसीम है जो कि आम दुनिया की, असली दुनिया की मईशत से भी बुरी है। और ये भी हमने बात कर ली कि क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल चंद इदारे और हुकूमतें करती हैं, और ये माइनिंग पूल्स हैं जो पूरे पूरे आपके बिटकॉइन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और
जो है जी जज़ाकल्लाह जी खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। आपने बहुत जो है वो उम्दा गुफ्तगू फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सेशन में काफ़ी ऐसी मालूमात सामने आई जो इससे पहले यकीनन बहुत से शुराका ने नहीं सुनी होंगी। अगरचे कुछ ऐसे हज़रात भी होंगे जिनके सामने ये मौजू रहा होगा, लेकिन बहुत सौ के लिए ये मौजू नया है। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए और इंशाअल्लाह अभी तो ये एक इब्तिदाई मरहला था जो कि सिर्फ एक आगाही की हद तक था और समझने की हद तक था, जिसमें यकीनन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मज़ीद समझने से ताल्लुक़ रखती हैं और वो एक मजलिस में मुमकिन नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम आइंदा इसकी फिर तरतीब बनाएंगे ताकि मौज़ूआत को मज़ीद और वज़ाहत से समझा जाए, चाहे वो मुख्तसर ही हो, यानी आधा पौना घंटा भी हम इसको रख सकते हैं और हफ्ते की बुनियाद पर या 2 हफ्ते की बुनियाद पर भी, ताकि हर चीज़ को उसकी तह में जाके समझा जाए। तमाम शुरका का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके जो सवालात होंगे वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेज सकते हैं। एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि देखें यहाँ इस वर्कशॉप के इश्तिहार के आने के बाद ही ये एक सवाल शुरू में आया और अब भी कई जो है ना लोगों ने पूछा मुझसे पर्सनल में बरीद ख़ास किया। उर्दू में हम लफ्ज़ कहते हैं बरीद ख़ास यानी पर्सनल को। तो बरीद ख़ास किया कि इस हवाले से शरई नुक्ता नज़र उसको भी बयान किया जाए। तो इस वक़्त जो हमारे सामने जो बड़े इदारे हैं, जिनमें जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा बनूर टाउन और जामिया दारुल उलूम कोरंगी कराची, इनके जो इस हवाले से फतावा सामने आए हैं और ख़ासकर फिर हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम, इन हज़रात की इस पर राय ये है कि इस मामले में सरमायाकारी करना या इसको लेन-देन का ज़रिया बनाना, आलाए तबादला के तौर पे इस्तेमाल करना ये शरअन जायज़ नहीं है और इसमें जो है वो बहुत सारे ख़दशात हैं, जैसा कि कुछ बातें सामने आई कि बहुत सी चीज़ों का वजूद नहीं है, सिर्फ नंबरों का खेल है या अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है भी सही तो जुआ और सट्टा जिसको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में क़िमार कहा जाता है और मुमकिन है कि किसी हद तक कहीं सूद का अंसर भी आ जाता हो। फिर इसमें कोई यकीनी सूरत हाल नहीं है तो गरर भी बहुत हद तक पाया जा रहा है। तो ये एक मसाइल हैं और अभी शरई हवाले से इसको वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए और साफ़-सी बात है कि जब तक कोई ठोस बुनियाद नहीं होगी तो शरई हवाले से कैसे इसको जो है वो करार वाक़ई मिल सकता है। फिर मज़ीद ये कि कानूनी हवाले से भी बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं और यूँ समझ लें कि अगर इसको किसी सही ढांचे में नहीं डाला गया, तो एक आदमी जिसके पास मिसाल के तौर पर लाख रुपए उसके हाथ में मौजूद हैं और वो ये होगा कि सेकंडों के अंदर वो लाख रुपए जो है ना वो 1 रुपया भी नहीं रहेंगे। तो ये एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल से भी इस वक़्त उम्मत दो-चार है। तो इस वजह से शरई हवाले से हमने इस पे गुफ्तगू नहीं की, ना अभी हमारा ये मौज़ू है, लेकिन इतना अर्ज़ करना है कि हमारे जो अकाबिरीन हैं, उनका भी इस हवाले से फ़िलवक़्त अदम जवाज़ी का फ़तवा है। तो इसलिए हम किसी को इस पर लगने को नहीं कहते कि इस पे लगे और हमसे अगर कोई मशवरा करेगा तो हम अपने बड़ों का जो फ़तवा है वही पेश कर देंगे। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कई फ़तावा मौजूद हैं और डॉक्टर साहब ने इस हवाले से मुख्तलिफ़ तहरीरें लिखी हैं जो कि मुख्तलिफ़ रिसालों में छप चुकी हैं और इंशाअल्लाह वो तहरीरें मैं आप हज़रात को भेज दूँगा। दारुल उलूम देवबंद का जो रिसाला है, ग़ालिबन उसमें भी उनकी तहरीरें छप चुकी हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा बनूर टाउन के
रिसाला बैयिनात और अल बलाग जो जामिया दारुल कराची का रिसाला है उसमें भी छप चुकी हैं। दीगर भी कई रसाइल और जराइद में मज़ामीन आ चुके हैं। तो ये आज की इस मजलिस का और इस गुफ्तगू का खुलासा था। और अब अगर किसी को मज़ीद फ़नी हवाले से समझना हो तो इसके लिए इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब की खिदमत हाज़िर हैं। आपके सवालात उनको मुहैया कर दिए जाएँगे और आप उनसे इंशाअल्लाह इस हवाले से पूछ सकते हैं और उनका जवाब आ जाएगा तो आप हज़रात को भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। फिर एक दफ़ा आप हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, आखिर में मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत मुफ्ती सफ़ियान बुलंद साहब दामद बरकातहू कि आपने लेक्चर का इंतज़ाम फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैर। और मैं ये स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग आप हज़रात को मुहैया कर दूँगा ताकि जो मज़ीद तफ़सील देखना चाहें, हवालाजात की को देखना चाहें, वो देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।